नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही फेमस और कॉम्प्लेक्स नोवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसे लिखा है जोसेफ कॉनराड ने। ये नोवेल सिर्फ अफ्रीका की जर्नी की कहानी नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन नेचर, कॉलोनियलिज्म, सिविलाइजेशन और डार्कनेस ऑफ ह्यूमन सोल को एक्सप्लोर करती है। अगर आप बीए, एमए, यूजीसी नेट, सेट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस के बैकग्राउंड की। ये नोवेल पहली बार 1899 में मैगजीन में सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुई थी और ये 1902 में बुक के रूप में पब्लिश हुई। जोसेफ कॉनराड खुद एक सेलर थे। 1890 में उन्होंने अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, या फिर जो उस टाइम पे था बेल्जियम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि बेल्जियम के अंडर था, उसके कॉन्गो रिवर पर ट्रैवल किया था। वहाँ उन्होंने यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर अफ्रीकन्स के साथ होने वाले अत्याचार को अपनी आंखों से देखा। इसी रियल एक्सपीरियंस ने उन्हें इसी रियल एक्सपीरियंस को अ, मतलब वहाँ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्हीं सब एक्सपीरियंस से उन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखने के लिए इंस्पायर किया। मतलब वहाँ के जो रियल एक्सपीरियंस थे, उन सब जो मतलब उन्होंने जो आंखों से देखा, उन अफ्रीकन्स के ऊपर जो अत्याचार वाइट पॉपुलेशन जाके कर रहे थे, वह वो सब उनको ये हार्ट ऑफ डार्कनेस नोवेला लिखने के लिए इंस्पायर किया। उस समय कॉन्गो पर लियोपोल्ड टू का पर्सनल कंट्रोल था। यूरोपियंस का क्लेम था कि वो अफ्रीका में सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट लाने आए हैं, लेकिन रियलिटी में वो आइवरी यानी हाथी के दांत और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए अफ्रीकन्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। जोसेफ कॉनराड ने इसी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए ये नोवेला लिखी थी। नोवेल का टाइटल हार्ट ऑफ डार्कनेस दो मीनिंग्स रखता है। पहला, अफ्रीका का डेंस जंगल का हार्ट, और दूसरा, इंसान के अंदर जो छुपी हुई डार्कनेस यानी ग्रीड, वायलेंस और इविल है, उसको दर्शाती है। इस नोवेल की एक खास बात इसका नैरेटिव टेक्निक है। ये एक फ्रेम नैरेटिव है। सबसे पहले एक अननेम्ड नैरेटर रिवर थेम्स पर बैठा हुआ होता है। उसके बाद मेन स्टोरी कैप्टन मार्लो के थ्रू सुनाई जाती है। यानी पूरी कहानी मार्लो अपनी जर्नी को याद करते हुए नैरेट करता है। कहाँ पे करता है? यूरोप के थेम्स नदी पे बैठ के। जब वो कॉन्गो पे जब वो कॉन्गो पे कोई काम करता था, मतलब जो वो आइवरी ट्रेडिंग करता था, उस वक्त की वो कहानी वो थेम्स नदी पे बैठ के वहाँ पे नैरेट कर रहा था। इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स है वो कुछ इस प्रकार है। कैप्टन मार्लो, जो इस स्टोरी का नैरेटर और प्रोटैगनिस्ट है। कर्ट्स, जो एक ब्रिलियंट आइवरी ट्रेडर और या फिर एजेंट, जो धीरे धीरे पावर और ग्रीड की वजह से मोरली करप्ट हो जाता है। द मैनेजर, द मतलब जो कंपनी का सेल्फिश और मैनिपुलेटिव ऑफिसर था वो था। और एक द रशियन ट्रेडर, जो कि कर्ट्स का एक लॉयल फॉलोअर था, और कर्ट्स की फियांसे जो यूरोप में रहती थी। इसके बाद अब चलिए नोवेल की डिटेल समरी समझते हैं। स्टोरी की शुरुआत रिवर थेम्स से होती है। कुछ सेलर्स एक शिप पर बैठे होते हैं। उनमें से कैप्टन मार्लो अपनी अफ्रीका की जर्नी सुनाना शुरू करता है। मार्लो एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी में जॉब मार्लो को एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी में जॉब मिलती है।
उसका काम होता है कॉन्गो मतलब अफ्रीका के कॉन्गो रिवर के थ्रू अंदर जंगल तक जाना और वहां से आइवरी मतलब हाथी के दांत कलेक्ट करके लेके आना था। जब मार्लो अफ्रीका पहुंचता है तब उसे पहला शौक लगता है। मतलब क्या शौक लगता है? वहां वो देखता है कि अफ्रीकन्स को जानवरों से भी बदतर बदतरों की तरह मतलब जानवर से भी बदतर की तरह क्या करते हैं, काम करवाया जा रहा है। उन्हें भूखा रखा जा रहा है, उन पर वायलेंस की जा रही है और यूरोपियंस इस एक्सप्लॉयटेशन को सिविलाइजेशन का नाम दे रहे हैं। मार्लो कंपनी के आउटर स्टेशन मतलब मार्लो जब वहां से अपने कंपनी के आउटर स्टेशन और फिर सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है, यहाँ उसे पता चलता है कि एक बहुत ही टैलेंटेड आइवरी एजेंट है जिसका नाम कर्ड्स है। सेंट्रल स्टेशन पहुंचने के बाद मार्लो की मुलाकात मैनेजर से होती है। मैनेजर कंपनी का हेड होता है, लेकिन वो इंटेलिजेंट या एफिशिएंट नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी सिर्फ इतनी है कि वो हर सिचुएशन में जिंदा रह जाता है। वो कट्स से जेलस भी होता है क्योंकि कट्स कंपनी का सबसे सक्सेसफुल आइवरी एजेंट है। मैनेजर चाहता है कि कट्स की रेपुटेशन खराब हो जाए ताकि उसकी अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनी रहे। मैनेजर उसके कुछ असिस्टेंट्स मैनेजर और उसके कुछ असिस्टेंट्स मार्लो को बताते हैं कि कट्स बहुत बीमार है, लेकिन उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि वो कट्स की हेल्प करने से ज़्यादा उसके फेलियर का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद मार्लो अपने रिपेयर्ड स्टीमबोट के साथ कॉन्गो रिवर के अंदर की तरफ जर्नी शुरू करता है। कई दिनों की डेंजरस जर्नी के बाद वो कट्स के इनर स्टेशन पहुंचता है। वहां मार्लो की मुलाकात एक अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से होती है जिसे हम रशियन ट्रेडर के नाम से जानते हैं। रशियन ट्रेडर एक यंग रशियन ट्रैवलर होता है। वो रंग बिरंगे पैच्ड कपड़े पहनता है। वो कट्स का बहुत बड़ा एडमायरर होता है और उसे एक जीनियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान मानता है। रशियन ट्रेडर मार्लो को बताता है कि कर्ड्स ने लोकल ट्राइब्स यानी वहाँ के जो लोकल अफ्रीकन पीपल थे, लोकल ट्राइब्स पर बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस बना लिया है। ट्राइब्स कर्ड्स को ऑलमोस्ट एक गॉड की तरह मानते हैं और उसके हर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। रशियन रशियन ये भी बताता है कि कर्ड्स कभी कभी आइवरी कलेक्ट करने के लिए वायलेंस का यूज़ भी करता है और इसी वजह से उसकी पावर इतनी बढ़ गई थी। रशियन मार्लो को वार्न करता है कि अगर कर्ड्स को ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाने की कोशिश की गई तो लोकल ट्राइब्स अटैक भी कर सकते हैं। फाइनली वो कर्ड्स से मतलब जो हमारा नैरेटर है मार्लो, फाइनली वो कर्ड्स के स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पहुंचने के बाद यहाँ सबसे शॉकिंग चीज़ देखने को मिलती है। कर्ट्स के घर के बाहर बाम्बू पोल्स पर इंसानों के कटे हुए हेड्स लगे होते हैं। ये दिखाता है कि कर्ट्स कितना ब्रूटल बन चुका है। कर्ट्स कर्ट्स ने लोकल ट्राइब्स पर अपना कंप्लीट कंट्रोल बना लिया है। वो उनके लिए किसी गॉड की तरह बन गया है। उसका सिर्फ एक गोल है, ज़्यादा से ज़्यादा आइवरी कलेक्ट करना। पावर और ग्रीड ने उसकी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मार्लो कर्ट्स से मिलता है। अब कर्ट्स बहुत बीमार होता है। कंपनी उसे यूरोप वापस लेना चाहती है, लेकिन लोकल ट्राइब्स और कर्ट्स खुद वहां से जाना नहीं चाहते। मार्लो किसी तरह कर्ट्स को शिप पर ले आता है। रिटर्न जर्नी के दौरान कर्ट्स अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। अपनी डेथ से थोड़ी देर पहले वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, द हॉरर द हॉरर। ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस लाइंस में से एक है।
इस लाइन का मतलब है कि कर्ट्स को अपनी लाइफ के सिंस और ह्यूमन इविल का रियलाइजेशन हो चुका है। थोड़ी देर बाद कर्ट्स की डेथ हो जाती है। यूरोप लौटने के बाद मार्लो कर्ट्स की फियांसे से मिलता है। वो पूछती है कि कर्ट्स के लास्ट वर्ड्स क्या थे। सच बताने के बजाय मार्लो झूठ बोलता है। वो कहता है कि कर्ट्स के लास्ट वर्ड्स उसके नाम थे। इस एंडिंग से कॉर्नर्ड ये दिखाते हैं कि सोसाइटी कभी भी अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अगर इस नोवेला की थीम्स के बारे में बात करें तो जो थीम्स हमें यहाँ मिलती है वो है कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म की क्रिटिसिज्म, सिविलाइजेशन और सैवेजरी के बीच का डिफरेंस, ह्यूमन नेचर की डार्कनेस, ग्रीड और पावर का करप्शन, मोरल हिपोक्रेसी, साइकोलॉजिकल जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी। सिंबलिज्म की बात करें तो नोबेल में कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं, जैसे कि डार्कनेस सिर्फ अफ्रीका को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये ह्यूमन सोल के इविल साइड को रिप्रेजेंट करती है। कॉन्गो रिवर लाइफ और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी का सिंबल है। आइवरी ग्रीड और एक्सप्लॉयटेशन का सिंबल है। जंगल अनकॉन्शियस माइंड और प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, हार्ट ऑफ डार्कनेस सिर्फ एक एडवेंचर नोवेल नहीं है, ये कॉलोनियलिज्म के नाम पर होने वाले एक्सप्लॉयटेशन, इंसान की ग्रीड और उसके अंदर छुपे डार्कनेस का पावरफुल साइकोलॉजिकल स्टडी है। जोसेफ कॉनराड हमें बताते हैं कि असली डार्कनेस जंगल में नहीं बल्कि इंसान के अंदर होती है। इसी वजह से ये नोवेला आज भी इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेटेस्ट मास्टरपीसेस में काउंट होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप किसी और इंग्लिश लिटरेचर की नोवेल, पोएम या ड्रामा का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।